Hello friends, good morning. This is Dilip here and you are watching my channel Secure Academy. Today we are going to discuss about principle of development. So I request to you, please share and subscribe my channel to get all notification. Now let's go to the point. प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जैसा कि आप लोग मेरे पिछली वीडियो में हमने डाल चुके हैं कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, इसकी दिशा कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, किस तरह इसको मेजरमेंट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का डिस्कस अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को ना देखें तो उस वीडियो को देखना ना भूलें कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन सेशन है वो, और ये भी जो हम करने जा रहे हैं ये भी बहुत बेहतरीन सेशन है। तो हम बात कर रहे हैं अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, जो इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, हम सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पार्टिसिपेट करते हैं। पहला नियम या सिद्धांत क्या है? सततता या निरंतरता का सिद्धांत। ये सततता और निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? विकास की जो सभी दिशाएं हैं तो आपस में जुड़ी हुई हैं। विकास की हमने बात की है तो यह जन्म से लेकर गर्भ से लेकर मृत्यु तक होती है। मतलब कहने का है यह ऊम्ब टू टूम्ब जाता है। कहने का मतलब है यह निरंतर चलता रहता है। जब यह ऊम्ब टू टूम्ब जाएगा, टूम्ब जाएगा, कहने का मतलब ये गर्भ से लेकर, माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है, कब्र तक जाता है। इसी शब्द से आप पूरा समझ सकते हो, जब गर्भ से कब्र तक जाता है इसका मतलब ये लगातार होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये लगातार होगा। जब से बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास चलता रहता है। तब तक व्यक्ति क्या करता है? नए नए अनुभवों को एक्सेप्ट करता रहता है, ग्रहण करता रहता है वातावरण से, जिसे हम विकास कहते हैं। विकास जो होता है इसका सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत ऐसा नहीं है कि बालक का जो जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ, ऐसा नहीं कि कल सुबह अपने आप बड़ा हो जाएगा, चलना सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको पूरा करने के लिए पूरी एक प्रोसेस होगी जिसके बाद ही वह चल सकता है। मतलब कहने का है बालक जब जन्म लेगा उसको चलने में 2 साल का समय चला जाएगा, 1.5 से 2 साल का समय चला जाएगा। इस दौरान वो अपनी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, वो अपनी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। वह थोड़ा टाइम आराम करते हुए आगे बढ़ते हुए अनेक दिशाओं में क्या करता है? अपने विकास को मजबूती प्रदान करता है। विकास लगातार होता है, कभी रुकता नहीं है। विकास की क्रिया कभी धीमी होगी, कभी तीव्र होगी, लेकिन विकास कभी रुकेगी नहीं। और विकास में कभी रैंडम चेंजेस भी नहीं आते कि अचानक परिवर्तन हो जाए कि आज आपने जन्म लिया, कल सुबह आप खड़े हो गए और चलना प्रारंभ कर दिए, ऐसा नहीं है। विकास जो होगा वो सतत होगा, लेकिन लगातार होगा, कभी रुकेगा नहीं। यही विकास का पहला सिद्धांत है। दूसरा हमने देखा क्या है? दूसरा क्या है? समान प्रतिमान का नियम, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या इक्वल पैटर्न, दैट इज समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम कहने का है अर्थात जब हमने देखा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है, व्यक्ति में भिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी समान क्यों है? समान इसलिए है क्योंकि सभी व्यक्ति की, सभी बालकों के जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके में होता है, अलग अलग मतलब समय में होता है। फिर भी ये समान क्यों है? इसलिए समान इसलिए है क्योंकि जो संसार की कोई भी जाति, देखो मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं हम, संसार के किसी भी कंट्री में देखो, सबके बालकों का विकास जो होगा वह सर से प्रारंभ होगा और पैर तक जाएगा। कहने का मतलब इसका जो विकास होगा लंबवत होगा, लंबवत सीधा होगा, सिर से लेकर पैर तक। पहले बालक क्या करेगा? सर को उठाना सीखेगा, ठीक। फिर उसके बाद वह क्या करेगा? बैठना सीखेगा। फिर उसके बाद क्रॉलिंग करना सीखेगा। फिर उसके बाद वह चलना सीखेगा। और यह क्रिया संसार के सभी व्यक्तियों में होगी, संसार के सभी बालकों में होगी। इसलिए समान प्रतिमान का नियम कहलाता है। अर्थात चाहे वह इंग्लैंड का हो, चाहे स्विट्जरलैंड का हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे नॉर्वे का हो, चाहे कहीं का भी व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, वो सबसे पहले क्या करेगा? अपने सर को उठाना सीखेगा। उसके बाद क्या करेगा? वो करवट लेना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद वो खड़ा होना सीखेगा, फिर उसके बाद चलना सीखेगा। और यह क्रिया संसार के सभी बालकों में होती है और यही उसमें सबसे समानता पाई जाती है प्रत्येक बालक में। तो इसलिए क्या है? समान प्रतिमान का नियम। हम बात कर रहे हैं उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है? कहने का मतलब है प्रत्येक बालक में, प्रत्येक शिशु में अपना विकास अलग अलग तरीके से होता है।
अपना अपना विकास अलग अलग समय में होता है। ऐसा नहीं है कि सभी शिशुओं का विकास एक ही समय में निर्धारित है कि इतने ही समय में हर एक शिशु का इतना इतना विकास होगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग समय पर होगा। एक मैं हूँ जो मान लो मैं 12 महीने में चलना सीखा, एक मेरे भाई साहब थे मान लो 10 ही महीने में चलना सीखे। तो क्या है, उनका विकास जल्दी हुआ, मेरा विकास लेट हुआ। एक अच्छे एग्जाम्पल से सीख सकते हैं हम। देखो, मनोवैज्ञानिकों की उदाहरण में मुझने वाले नहीं है, हम ऐसे एग्जाम्पल्स का सहारा लेंगे जो हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद हो। हम घरेलू एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ें बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगी। एक घर का जो बालक होता है, ठीक, आपने देखा होगा अपने घरों में, किसी जो आपके पड़ोस में जो कोई बच्चा जन्म लिया तो कोई भी क्या करता है, 12 से 14 महीने में चलना प्रारंभ कर देता है, ठीक। कोई बच्चा है वो 10 ही महीने में चलना प्रारंभ कर देता है। कोई बालक है जो 1.5 से 2 साल के बीच में जाते जाते बोलना सीखता है, और कोई बालक है जो 12 महीने में ही बोलना सीख जाता है। तो क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता ही है ना। 2 बालक हैं, दोनों बालक में अलग अलग विकास हो रहा है ना, इसे ही व्यक्तिगत विकास भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब कहने का है, प्रत्येक बालकों का विकास अलग अलग समय में होगा, एक ही समय में सबका विकास नहीं होगा। विकास अलग अलग समय में होगा, लेकिन विकास सबका होता है। तो ये बात कर रहे हैं हम सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो विकास होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, होल टू पार्ट जाता है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या है, पहले एक बालक जन्म लिया, ठीक, सबसे पहले वो रोने के लिए अपने पूरी बॉडी का प्रयोग करता था, पूरे शरीर का प्रयोग, हाथ पैर चलाना सब कुछ चला के वो रोता था, बिंदास मस्त एकदम रोता था। और रोने के लिए क्या करता था, पूरे शरीर का प्रयोग करता था ये। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसमें परिपक्वता आती गई, और एक निश्चित समय के बाद क्या करता है, वो रोने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे का प्रयोग करता है, अपनी आंखों का प्रयोग करता है। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे जैसे उसमें मेच्योरिटी आती गई, परिपक्वता आती गई, जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, तो क्या हुआ, उसके रोने की क्रिया सिर्फ उसके चेहरे तक सीमित रह गई। अब वो रोने के लिए हाथ पैर पटक के या जमीन पे लेट के नहीं क्या बोलता है, रोता है। अब वो रोने के लिए सिर्फ अपने चेहरे के प्रयोग करता है, अपने मतलब उसके चेहरे तक सीमित रहता है। उसके आंसू निकलेंगे या चेहरे से बहुत करेगा, रोएगा, थोड़ा आवाज़ आएगी, लेकिन अब वो नहीं करेगा हाथ पैर पटक के रोएगा, ऐसा नहीं है। इसे ही सामान्य से विशिष्ट की ओर कहते हैं। मतलब पहले बालक सामान्य क्रिया करता, सामान्य क्रिया का मतलब पूरी क्रियाओं को, मतलब हाथ पैर का प्रयोग कर रहा था रोने के लिए, लेकिन अब उसकी क्रिया एक विशिष्ट स्पेसिफिक हो गई है। रोने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करेगा, चेहरे का प्रयोग करेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर कहते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, पहले बालक क्या करता था, कहने का मतलब समझो, जो एकीकरण का सिद्धांत होता है इसका मतलब होता है कि अपनी मांसपेशियों में अपनी भुजाओं को एकत्रित करने, किसी मतलब माइंड का और अपने हैंड्स का दोनों के कोऑर्डिनेशन से जो कोई कार्य किया जाता है वो क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है। सपोज मान लो पहले बालक को आप पैसा देते थे या कोई चीज़ देते थे देने के लिए, वह पकड़ने के लिए इस तरह से पकड़ता था, उसे लगता था कोई बहुत भारी वस्तु है, ऐसा पकड़ता था। या कोई चीज़ दे दो लेने के लिए तो ऐसा करेगा, ऐसे लेने के लिए। लेकिन जैसे जैसे उसमें उसकी आयु बढ़ती गई, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उसमें परिपक्वता आती गई, और वह वस्तुओं को इस तरह से ना लेते हुए वह हाथ से ऐसे लेगा और पकड़ लेगा। अब वो इस तरह से वस्तु नहीं पकड़ेगा या इस तरह से नहीं पकड़ेगा। पहले क्या था, उसमें एकीकरण नहीं था, उसकी भुजाओं में, उसके शरीर के अंगों में क्या था, एकीकरण नहीं था, इसलिए वो वस्तुओं को कुछ इस तरह से पकड़ता था, ठीक, या इस तरह से लेता था, कोई वस्तु दे दो। लेकिन जब से उसकी उम्र बढ़ती गई, जब वह बाल्यावस्था में पहुंचा, तो क्या हुआ, वह इस तरह से ना पकड़ के किस तरह से पकड़ता है, वस्तुओं को इस तरह से हाथ से उठा लेगा, क्योंकि उसमें एकीकरण करना आ गया कि हम इन दोनों की एकीकरण से, इन दोनों उंगलियों की एकीकरण से हम किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, और यही होता है एकीकरण का सिद्धांत। फिर बात करते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ये प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या होता है, इसको हम आसानी भाषा से समझ सकते हैं कि विकास की सभी दिशाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर एक दिशा प्रभावित होगी तो दूसरी भी अपने आप प्रभावित हो जाएगी। कहने का मतलब जो विकास की दिशाएं हैं, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, ये क्या है, सब आपस में जुड़ी है। अगर इनमें से एक भी प्रभावित होता है तो सारी के सारे अपने आप प्रभावित हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे।
इसको हम आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो एक बालक है, मस्त हेल्दी है, स्वस्थपूर्ण है, ठीक, उसका शारीरिक विकास मानसिक विकास सब तीव्र गति से चल रहा है। दूसरा बालक वही है जो किसी बीमारी से ग्रसित है। अब जो हेल्दी बालक है, जो स्वस्थ बालक है, वो क्या करेगा, उसको पढ़ने में मन लगेगा, उसको खेलने कूदने में मन लगेगा, उसका हर चीज़ क्रिया करने में मन लगेगा, वह सब कुछ आसानी से कर सकता है। लेकिन वही दूसरी ओर जो दूसरा बालक है जो बीमार है, ना तो उसको खाना खाने का मूड रहेगा, ना तो खेलने का मूड रहेगा, ना तो कोई कार्य करने का मूड रहेगा, ना तो उस पढ़ाई पढ़ सकता है, ना तो उसकी बुद्धि लब्ध बढ़ सकती है। कहने का मतलब एक बालक बीमार है, पहली बात तो वो ना खेलेगा, शारीरिक विकास परिवर्तित हुआ, ना तो पढ़ाई करेगा, मानसिक विकास परिवर्तित हुआ, ना तो समाज के कोई मूल्य, वैल्यूज, कल्चर, संस्कृति, धर्म से किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि वो बीमार है। वो सोचेगा मुझसे क्या मतलब है इन सब चीज़ों से। मानसिक दशाएं, सामाजिक दशाएं भी, और क्या सही है क्या गलत, उसे कुछ नहीं, उसे लगेगा मैं ठीक हो जाऊं बस, और उससे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो क्या होगा, अगर बालक बीमार है तो क्या होगा, उसकी जो बीमारी होगा शारीरिक होगा ना, शारीरिक रूप से बीमार है तो उसको मान लो उसको बुखार ही हुआ है तो बिस्तर पर पड़ा रहेगा, ना तो कोई कार्य कर सकता, कुछ कमज़ोर हो जाएगा, तो बुखार रहेगा, वो कार्य करने का मन नहीं करेगा, किसी खाना खाने का नहीं मूड रहेगा उसका। तो क्या होगा, इसकी सारी क्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर जो बालक हेल्दी है, जो स्वस्थ है, वो सारे कार्य कर रहा है। तो कहने का मतलब है विकास का जो सिद्धांत है सभी आपस में संबंधित है। अगर शारीरिक विकास परिवर्तित होता है तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास, नैतिक विकास सब परिवर्तित हो जाएंगे। इनमें से कोई भी अगर परिवर्तित होता है तो सब अपने आप क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, विकास का जो सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, इसमें सारी क्रियाएँ, सारी दशाएँ जो होती हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा भाषाई विकास जो भी होगा सब क्या होगा, अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत क्या होता है, जरा इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा अच्छी तरीके से। कि बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अक्सर लोग इसी में कंफ्यूजन रहते हैं। वर्तुलाकार क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल डेवलपमेंट। कहने का जो हमारा तात्पर्य था, विकास जो होता है वह कुछ इस तरह से होता है, स्पायरल रूप में। विकास लंबवत ना होकर कैसा होता है, स्पायरल होता है, इस तरह से। विकास इस तरह से नहीं होगा कि लंबवत हो जाएगा सीधा ऐसे, विकास कुछ इस तरह से होता है, स्पायरल। पहले यहाँ से आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा इसका विकास, ठीक, यहाँ पे थोड़ा टाइम आराम करेगा, रुकेगा, ये जो फोल्ड वाली क्रिया है, बालक यहाँ पे रुकेगा, अपने शरीर को मजबूती प्रदान करेगा, फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे थोड़ा देर ठहरेगा, अपने शरीर को फिर मजबूती प्रदान करेगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, बढ़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा ठहरेगा, अपने विकास को मजबूती प्रदान करेगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा ठहरेगा, मजबूती प्रदान करेगा खुद को, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ठहरेगा, मजबूती प्रदान करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे ठहरेगा, मजबूती प्रदान करेगा। इस तरह से बालक का विकास होता है, स्पायरल होता है, वर्तुलाकार होता है, ना कि विकास लंबवत होता है। अगर सोचो, अगर बालक का विकास अगर इस तरह से होने लगे तो क्या होगा, वो जिंदगी में बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब वह इतना बड़ा हो जाएगा, इतना मोटा, इतना चौड़ा हो जाएगा कि उसे कमरे में रहने के लिए जगह पर्याप्त नहीं होगी, उसे यहाँ पे कमरे में रहने के लिए जगह पर्याप्त नहीं होगी, उसे बाहर फील्ड में रखना पड़ेगा। इसको समझ सकते हैं। मान लो बालक का जब विकास हुआ, जब बालक का जन्म हुआ तो उसका भार 7 पाउंड, ठीक, 0.5 साथ ही मान के चलते हैं, 7 पाउंड हुआ, और 19.5 इसका भार हो, कितना होता है, लंबाई होती है, सेंटीमीटर होती है, ठीक। अब क्या होगा, अगर मान लो इसे साथ ही मान रहे हैं तो क्या होगा, जब जन्म हुआ 7 पाउंड था, गुणे मल्टीप्लाई बाई 12, एक साल में कितना हो गया, 84, इतना पाउंड हो गया इसका भार। अगर इसको मल्टीप्लाई मान लो, एक एवरेज में लेते हैं, ऐसे कहा जाता है कि बालक जो मनुष्य का जन्म होता है, आयु होती है, वो कितना होती है, 100 वर्ष, 100 वर्ष। तो 84 मल्टीप्लाई बाई कितना कर दो, 84 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो तो कितना हो जाएगा, 84, ठीक, 8400 पाउंड। क्या हुआ,
इसका कितना क्या हो जाएगा, ये भार हो गया। और इसको मान लो 20 मान के चलते हैं, 20 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर। बालक का अगर विकास इस तरह से होता, लंबवत होता, किस तरह से, अगर उसका भार इतना है जन्म के समय और हर साल ऐसे बढ़ता जाता, तो एक साल में 84 पाउंड हुआ और 100 साल में उसका जो भार हुआ 8400 पाउंड हुआ, और लंबाई कितनी होती है 20 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 20 सेंटीमीटर हुआ, इसको 100 से अगर भाग दे दें, गुणा कर दें, कितना होगा 2000 सेंटीमीटर। अब 2000 सेंटीमीटर बालक को और 8400 पाउंड के बालक को किस कमरे में आप रखोगे, व्यक्ति को किस कमरे में रखोगे? उसको रहने के लिए एक मैदान की ज़रूरत पड़ती, इस रूम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस कमरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अर्थात अगर व्यक्ति को पढ़ाया भी जाता तो उसको पढ़ने के लिए एक खुले मैदान की ज़रूरत पड़ती, और उसमें कम से कम 10, 15, 20 लोग से ज़्यादा नहीं आते उस मैदान में भी, क्योंकि बालक का अगर विकास इस तरह से होता तो लंबवत। इसलिए बालक का जो विकास होता है स्पाइरल होता है, क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, ना कि लंबवत होता है। बालक यहाँ से आगे बढ़ेगा अपने विकास को बढ़ाता हुआ, यहाँ पे थोड़ा देर ठहरेगा, खुद को मजबूती प्रदान करेगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ता हुआ खुद को मजबूती प्रदान करेगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा देर ठहरेगा, रुकेगा, विश्राम लेता हुआ अपने विकास को दृढ़ता प्रदान करता हुआ मजबूती देगा, अपने आप को मजबूती देगा, फिर आगे बढ़ेगा। और कुछ इस तरह से बालक का क्या होता है, विकास होता है स्पाइरल रूप में। इज दैट क्लियर? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज सेंड मी अ मैसेज, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, इट डजंट मैटर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, आनुवंशिकता और वातावरण का सिद्धांत। ए प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, आनुवंशिकता क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, आइए समझते हैं इनका सिद्धांत क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि जो बालक का विकास होता है वो दोनों का किसका प्रोडक्ट होता है, वातावरण और आनुवंशिकता का, दोनों का एक गुणज होता है। D इज इक्वल H इंटू E, यानी कि विकास, D मीन्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज इक्वल हेरिडिटी एंड मल्टीप्लाई बाई इन्वायरमेंट। जो विकास होता है, विकास बराबर क्या होता है, आनुवंशिकता गुणे वातावरण। जो विकास होता है इन दोनों का एक उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणज होता है, ना कि विकास बराबर आनुवंशिकता प्लस वातावरण, ऐसा नहीं होगा। ये इन दोनों का योग नहीं होता है, योग में कोई वस्तु कम और ज़्यादा हो सकती है, गुणज में क्या होगा, दोनों की मात्रा समान होगी, तो इनका एक गुणज माना जाता है, ना कि योग माना जाता है। तो कहते हैं बालक के विकास में जितना योगदान, जितना महत्वपूर्ण आनुवंशिकता होती है उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही योगदान वातावरण का होता है, क्योंकि हम किसी एक को इसमें से अलग नहीं कर सकते हैं, और किसी एक के अस्तित्व में, किसी एक के अस्तित्व में विकास संभव नहीं है। बालक का विकास दोनों का क्या होता है, गुणज रूप होता है। इसको हम आसानी भाषा से समझ सकते हैं, जो बीज होता है, सीड्स, बीज, और खेत के माध्यम से समझ सकते हैं, फील्ड, जो हमारा खेत होता है, और बीज। अब इसमें से दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है, आप बता सकते हो क्या, दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है? हम कह सकते हैं कि एक अच्छे बीज बो दे, एक अच्छा बीज एक अच्छे पौधे को जन्म दे सकता है बिना वातावरण के? संभव नहीं है। एक अच्छा बीज एक अच्छे पौधे के जन्म तभी देगा जब उसका वातावरण अच्छा होगा, जब वो खेत में पड़ेगा। अगर हम एक बीज को कहाँ पर रख दें, खराब वातावरण में, एक अंधेरे कमरे में रख दें, और एक बीज को एक स्वस्थ वातावरण में रख दें, तो दोनों में से विकास किसका होगा? विकास सबसे ज़्यादा किसका होगा? जो बाहर है, फील्ड में है, खेत में है, जो अंधेरे कमरे में है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका वातावरण अच्छा नहीं है, उसको रोशनी नहीं मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन बढ़िया नहीं मिल रहा है, उसको उर्वरक नहीं मिल रहा है। और दूसरे बीज को रोशनी मिल रही है, सूर्य की ऊर्जा मिल रही है, और वातावरण मिल रहा है अच्छा, उसको पानी मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उसका ग्रो कहाँ पे होगा? अच्छे वातावरण में होगा, खराब वातावरण में नहीं होगा। अगर हम खेत को हटा दें सिर्फ बीज को लेके, क्या बीज को उत्पन्न किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है? नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि बिना खेत के, बिना वातावरण के बीज का जन्म संभव नहीं है,
अगर बिना बीज के खेत में किसी खेत का अस्तित्व खत्म है। क्यों? क्योंकि अगर हम बीज को हटा दें और खेत में बढ़िया पानी भर दें, खब उर्वरक डाल दें, खाद डाल दें, रोशनी तो ऊपर से है, बढ़िया खेत की जुताई कर दें, कोई बीज ना डालें, क्या उसमें संभव है कि कोई पौधा या कोई फसल आप उगा सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए बीज को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। क्लियर? खेत को क्या कहते हैं? वातावरण। ठीक। अब इन दोनों में से किसी एक को नहीं हटा सकते हो आप। बालक के विकास के लिए दोनों का जरूरत है, आनुवांशिकता और वातावरण के लिए। किसका? बीज का और खेत का, दोनों का जरूरत है। दूसरी बात अगर हम करें, एक आसानी भाषा से आप समझ सकते हो, जो कि आप रोज डेली यूज में लेते हो, क्या नाम? बाइक, मोटरसाइकिल। हम जब ड्राइव करते हो, ड्राइव करने के लिए क्या होता है? मोटरसाइकिल में दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, पहली तो इंजन, दूसरा पेट्रोल। अब हम दोनों में से किसको हटा सकते हैं? किसी को नहीं हटा सकते, क्योंकि बाइक चलाने के लिए हमें दोनों चीज़ की आवश्यकता है। अगर हम इंजन को हटा देते हैं तो बाइक चालू नहीं होगी, चल नहीं पाएगी। ठीक, कितना भी पेट्रोल डालें। और अगर हम पेट्रोल को हटा देते हैं तो भी बाइक नहीं चालू होगी, क्योंकि इंजन से क्या महत्व जो उसमें पेट्रोल ही नहीं है। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वातावरण और आनुवांशिकता दोनों बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं, भूमिका निभाते हैं। हम इन दोनों में से किसी एक को हटा नहीं सकते हैं। जितना महत्व वातावरण का है उतना ही महत्व आनुवांशिकता है, किसी एक को हटाया नहीं जा सकता। दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ heredity and environment. I hope your doubt is clear. If you have any problems, please give me a message or you can comment in comment box. Is that clear? Okay. So next बात करते हैं हम किसकी? अधिगम और परिपक्वता का सिद्धांत। What is the principle of learning and maturity? अधिगम और परिपक्वता का सिद्धांत। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, एक तो है मैच्योरिटी, दूसरा है लर्निंग, जिसे हम अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सीखना या अधिगम कहते हैं हम इसे। मैच्योरिटी मीन्स परिपक्वता। ठीक। अब कोई बालक है जो किसी पाठ को याद करना चाहता है, किसी चैप्टर को याद करना चाहता है, लेकिन उसको याद करने के लिए सबसे पहले जरूरत होगी मैच्योरिटी की, परिपक्वता। ये देखा जाएगा कि बालक परिपक्व हुआ है उस विषय वस्तु को पढ़ने के लिए या नहीं, उसकी उम्र हुई है उस विषय वस्तु को पढ़ने के लिए या नहीं। अगर वो परिपक्व हुआ है, अगर उसकी उम्र हुई है, तो ही किसी चीज़ को, किसी विषय वस्तु को वह पढ़ पाएगा, सीख पाएगा, अन्यथा नहीं सीख पाएगा। उदाहरण से समझ सकते हैं, बहुत सरल एग्जाम्पल से। एक 2 साल का बालक है जो अभी अभी चलना सीखा है। क्या? चलना सीखा है या दौड़ना सीखा है। ठीक। अब इस बालक को बोलो, बेटा 5 किलोग्राम जरा वजन का उठा के दे दे मेरे, बेटा जरा 5 किलो का वजन मुझे उठा के दे दे। क्या संभव है बालक उठा लेगा? ये उठा सकता है? नहीं उठा पाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा? क्योंकि इसकी उम्र नहीं हुई है इतनी। अब एक बालक है, 2 वर्ष का बालक, ठीक, अभी अभी इसने चलना सीखा है। अब 5 किलो को वजन कैसे उठा पाएगा? क्योंकि इसके लिए इसकी उम्र नहीं हुई उठाने के लिए, यह परिपक्व नहीं हुआ उठाने के लिए। यह तभी उठा पाएगा जब इस परिपक्व हो जाएगा, जब ये बाल्यावस्था में पहुंच जाएगा। जब ये बाल्यावस्था में पहुंच जाएगा तो ही उठा पाएगा। इस उदाहरण से पता चलता है कि अधिगम और परिपक्वता का सिद्धांत जो होता है वो कैसा होता है, किस में निर्भर करता है? 2 शब्दों पर, मैच्योरिटी और लर्निंग पर। ये सिद्धांत क्या कहता है? बालक अगर परिपक्व हुआ है तो ही किसी वस्तु को सीख पाएगा, अगर परिपक्व नहीं हुआ है, उसकी उम्र नहीं हुई है, तो वो नहीं सीख पाएगा। एक बालक है, आप जिसको क्या पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप इसको न्यूटन का नियम पढ़ाना चाहते हैं, न्यूटन का नियम, ये बालक क्लास 5 में पढ़ रहा है। अब इसको न्यूटन का नियम किस स्टैंडर्ड में? 5 स्टैंडर्ड में। न्यूटन का नियम सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसकी उम्र नहीं हुई है। अब न्यूटन के 3 जो नियम दिए गए हैं, तीनों नियमों को कैसे सीख पाएगा? क्योंकि उसकी उम्र नहीं हुई ना। जब यह 9th क्लास में जाएगा, 10th क्लास में जाएगा, तो ही सीख पाएगा ना। जब इसकी परिपक्वता और बढ़ जाएगी, इसकी उम्र 15 से 16 साल हो जाएगी, तो ही सीख पाएगा ना इसे।
ये 5 साल 9 साल की उम्र में कैसे सीख पाएगा, क्योंकि संभव ही नहीं है। इसलिए इसको सीखने के लिए इसको परिपक्व होना जरूरी है, और यही क्या होता है, विकास के परिपक्वता का सिद्धांत है। ओके, इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। लास्ट है अपना 10वां सिद्धांत जो है विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। दिशा का सिद्धांत। जो दिशा का सिद्धांत है वो 2 प्रकार का होता है। पहला सिफेलोकॉर्डल, सिफेलोकॉर्डल, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। जिसे हम शिरोध पदोन्मुखी कहते हैं पहले को, दूसरा निकट से दूर। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत, 2 प्रकार के इसमें सिद्धांत आते हैं। पहला है सिफेलोकॉर्डल, जिसे शिरोध पदोन्मुखी कहते हैं, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसे निकट से दूर कहते हैं। अब ये शिरोध पदोन्मुखी क्या होता है, पहले इसको हम देखते हैं। सिफेलोकॉर्डल, जो विकास होता है शिरोध पदोन्मुखी, जिसे हम कहते हैं सिर से पैर की ओर, इसे आसानी भाषा समझ सकते हैं, सिर से पैर की ओर। यहां पे बालक का जो विकास होगा शिरोध पदोन्मुखी में, सिफेलोकॉर्डल में, बालक का विकास सिर से लेकर पैर की तरफ होता है। लंबवत सिर से लेकर पैर की ओर होता है, ये सा होता है लंबवत सिर से लेकर पैर की ओर। कैसे होगा, एक बालक जिसने जन्म लिया, अब सबसे पहले वो क्या करेगा, उसका विकास सिर से प्रारंभ होता है और पैरों तक जाता है। सिर से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है, पैरों तक जाता है। मान लो जिस बालक का जन्म हुआ है, वह जन्म लेने के समय क्या होता है, बिस्तर पर लेटा रहेगा, कुछ क्रियाएं कुछ नहीं कर पाएगा सिर्फ रोने के सिवा। धीरे धीरे क्या होगा, कुछ समय बाद बालक 2-3-4 महीने में पहुंचता है, 4-5-6 महीने में, तो सबसे पहले क्या करता है, बालक अपने सर को उठाना को प्रारंभ करता है। कुछ इस तरह से अपने सर को उठाएगा, उठने की कोशिश करेगा, लेकिन उठ नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करेगा, अपने सर को उठाएगा। उसका विकास कहाँ तक पहुँचा, उसके सिर तक पहुँचा, उसका विकास सिर तक, और सर को उठाना प्रारंभ किया। फिर जब उसका विकास सर से होता हुआ नीचे आता है, ठीक, सर से होता हुआ उसका नीचे आता है विकास, ठीक, ठीक। इस बालक का विकास पहले यहाँ पर सर पे था, अपने सर को उठाया, फिर उसका विकास गर्दन तक आया, तो क्या करता है, गर्दन को अपने घुमाना सीखता है। आसानी से इसको हम समझ सकते हैं, सिर्फ समझने की कोशिश करो। ये जो होता है सिफेलोकॉर्डल, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है, सबसे पहले बालक का विकास सिर पे आया, सिर को उठाने की कोशिश किया। फिर उसके विकास जब उसकी आंखों पर आया तो किसी वस्तु को टकटकी लगा के देखना प्रारंभ कर देता है, या टकटकी लगा के देख रहा है। फिर उसका विकास जब उसके मुंह तक आता है तो स्माइल करना बच्चा प्रारंभ कर देता है, मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है। फिर उसका विकास जब गर्दन तक आता है तो गर्दन को घुमाना सीख जाता है बालक। फिर उसके बाद जब उसका विकास इसके रीढ़ की हड्डियों तक आता है तो क्या करता है, वो करोटे बदलना सीख लेता है। फिर उसका विकास जब यहाँ पे आता है, पैरों तक आता है, घुटनों तक, पहले इसका विकास बेस्ट कमर तक आता है तो क्या करता है, वह बैठना सीख लेता है। जब उसका विकास कमर से नीचे जाता है, उसके घुटनों तक जाता है, पैरों को, तो क्या करता है बच्चा, क्रॉलिंग करना सीख जाता है, मतलब घुटनों के बल चलना सीख जाता है बालक। फिर उसका विकास जब उसके पैरों तक जाता है तो वस्तु क्या करता है बालक, किसी वस्तु के सहारे खड़ा होना सीख जाता है। फिर उसका विकास जब पैरों की उंगलियों तक पहुंच जाता है तो बालक क्या करता है, चलना या दौड़ना सीख लेता है बिना किसी सपोर्ट के। ये होता है विकास का क्रम, जिसे हम सर से पैर तक कहते हैं। दूसरा विकास प्रॉक्सिमल डिस्टल, जिसे क्या कहते हैं, निकट से दूर की ओर कहते हैं। निकट से दूर का मायना, कहने का मतलब बालक का विकास उसके पेट से, नाभि से चारों दिशाओं में फैल जाएगा। बीच से, सेंटर से क्या होगा, चारों दिशाओं में फैल जाएगा उसका विकास। अब मान लो यहाँ पे बालक का विकास है, अब यहाँ से इसका विकास ऊपर भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा सॉरी, बालक का केंद्र से, ये केंद्र है जो प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है, निकट से दूर यानी कि केंद्र से बाहर की ओर होता है, या निकट से दूर या केंद्र से बाहर की ओर। अब यहाँ पे सबसे पहले बालक का विकास कहाँ से होगा, रीढ़ की हड्डियों से होगा। सबसे पहले उसके रीढ़ की हड्डियों में मजबूती आएगी, वह करोटे लेना सीख जाएगा।
फिर उसके बाद उसके हाथों तक जाएगा, हाथों के घुटनों तक, कोहनी तक जाएगा, तो क्या होगा, हाथों को मोड़ना सीख जाएगा। फिर उसके विकास जब उसके कलाइयों तक जाएगा तो कलाइयों को घुमाना सीख जाएगा इस तरह से। फिर उसके विकास जब उसकी हाथों की उंगलियों तक जाता है तो किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ना सीख जाता है। और इसी प्रकार जब इसका विकास कहाँ पे जाता है, इसके पैरों तक जाता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है। इस तरह से इसका विकास जो होता है आगे पीछे होता जाता है, सॉरी निकट से दूर की ओर जाता है, सेंटर से बाहर की ओर होता जाता है। आई होप योर डाउट इज क्लियर कि जो सेफेलोकार्डल है वो सिर से पैर की ओर होगा। मतलब क्या होता है, सबसे पहले बालक यहाँ पे क्या करता है, सर को उठाना सीख जाता है, ठीक। उसके बाद पूरी शरीर में उसका विकास होगा। अब यहाँ पे जो होगा इस तरह भी होगा, निकट सेंटर से बाहर की ओर होगा। और जहाँ विकास नहीं पहुँचता है वो उसका भाग शून्य पर जाता है, जिसे हम पैरालाइज कहते हैं, पैरालाइज हो जाता है। जब तो कहने का मतलब विकास अगर यहीं तक रह गया, हाथों तक रह गया, कलाई तक, और आगे नहीं गया तो लुंज पर जाएगा, एक काम नहीं काम करेगा। ओके, तो यही थे कुछ विकास के सिद्धांत जो आपने देखा। एक बार इनका हम फिर से रिविजन कर लेते हैं। पहला हमने देखा सतत या निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें हमें पता चला कि जो विकास होता है वो सतत होता है, कभी रुकता नहीं, हमेशा होता रहता है। भले ही विकास की क्रिया कम हो, धीमी हो, कभी तीव्र हो, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं, वो सतत होता है। समान प्रतिमान का नियम हमने देखा। समान प्रतिमान का नियम में हमने क्या देखा कि विकास की जो क्रिया होती है भले ही अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो, लेकिन एक समानता उसमें जरूर पाई जाती है कि बालक संसार के सभी व्यक्तियों, सभी बालकों का जो विकास होता है वो सर से होकर पैरों तक होता है, और यही इसमें समानता का नियम है जो सभी व्यक्तियों में पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे देश का बालक है वो जन्म लिया तुरंत चलना सीख जाएगा, नहीं, सिर से लेकर पैर तक ही होगा, जो इसमें समानता पाई जाएगी। तीसरा हमने देखा व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। व्यक्तिगत भिन्नता का नियम में हमने देखा कि प्रत्येक बालक का जो जन्म होता है तो जन्म के उपरांत क्या होता है, बालक में विकास जो अलग अलग समय में होता है। कोई बालक 6 महीने में बोलना, 6 महीने में क्या करता है, वह कुछ ऐसे शब्द बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता, जो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन कोई बालक है क्या होता है, वो क्या होता है 1 साल में चलना प्रारंभ कर देता है, कोई बालक है वो 10 महीने में चलना प्रारंभ कर देता है, कोई बालक है 1 साल में बोलना प्रारंभ कर देता है, कोई बालक है 1.5 साल में बोलना प्रारंभ करता है। तो इसमें क्या बालकों में अलग अलग विकास होता है, जिसे हम भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। तीसरा हमने देखा सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर कहने का मतलब है यहाँ पे जो बालक का विकास होगा वह क्या होगा, जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा। जनरल टू स्पेसिफिक इसलिए जाएगा क्योंकि बालक पहले रोने के लिए क्या करता था, यहाँ पे अपने पूरे बॉडी का प्रयोग करता था, हाथ पाँव पटक के रोता था। लेकिन अब क्या होता है, बालक सिर्फ रोने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अपने चेहरे का प्रयोग करता है। जैसे आप और हम हो गए, अब रोने के लिए हम हाथ पैर नहीं पटकेंगे, सिर्फ हाँ हमारे आंखों तक सीमित हो जाएगा, आंसू निकल जाएंगे और हो सकता है थोड़ा आवाज़ निकल जाए, और कुछ भी नहीं हो सकता इसके अलावा। उसके बाद हमने देखा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, बालक पहले किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग करता था, लेकिन अब इस कलम को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग नहीं करेगा, इसे पकड़ लेगा, क्योंकि ये विशिष्टता उसमें आ गई है। फिर हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन हमने देखा ये क्या होता है, अंतर संबंधित, मतलब विकास की जो सभी दिशाएं होती हैं एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, नैतिक विकास हो, या सामाजिक विकास हो, या संवेगात्मक विकास हो, कोई भी विकास हो, सब एक दूसरे में जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक प्रभावित हो जाए दूसरी प्रभावित ना हो। अगर एक प्रभावित होती है तो सभी प्रभावित हो जाएंगी। अगर मान लो कोई बीमारी है आप में, ना तो आपको खाने का मूड करेगा, ना तो आप काम करने का मन करेगा, ना तो कोई भी क्रिया करने का मन करेगा। मतलब एक चीज़ है, आपको बीमारी शारीरिक से संबंधित है जो सभी दिशाओं को परिवर्तित कर रही है आपके। फिर हमने देखा वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल डेवलपमेंट। इसमें हमने देखा वर्तुलाकार बालक का जो विकास होता है कुछ इस तरह से होता है, स्पायरल में होता है, वर्तुलाकार होता है, नाते कि इस तरह से होगा, ठीक। फिर हमने बात की आनुवंशिकता और वातावरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, हम किसी एक चीज़ को अलग नहीं कर सकते हैं। मानव जो होता है वो दोनों का एक उत्पाद होता है, दोनों का गुणनफल होता है, वातावरण और इसका आनुवंशिकता का, क्योंकि दोनों का यह गुणनफल होता है। फिर उसके बाद हमने देखा अधिगम और परिपक्वता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, बालक तब तक कोई वस्तु को, किसी क्रिया को नहीं सीख पाएगा जब तक उसके लिए वह तैयार नहीं होगा, या उसके लिए उसकी उम्र नहीं हो जाएगी। जब तक उसकी उम्र नहीं होगी, परिपक्व नहीं होगा बालक, तब तक किसी चीज़ को करना सीख नहीं पाएगा। फिर हमने देखा विकास की दिशा का सिद्धांत, जो आपके सामने है कि यहाँ पे 2 सिद्धांत हमने देखा विकास की, एक तो स्थिरोत्पदोन्मुखी, दूसरा प्रॉक्सिमल डिस्टल, जिसे हम सेंटर से बाहर की ओर कहते हैं, या जिसे हम निकट से दूर की तरफ कहते हैं। ये सिद्धांत क्या होता है,
पहला जो होता है शिरोत्पदोन्मुखी, हमने बात की, बालक का जो विकास होगा वो सर से प्रारंभ होता है, वो सुपर और पैरों तक जाता है। कहने का मतलब बालक सबसे पहले अपने सर को उठाना सीखेगा, फिर उसके बाद उसका विकास आंखों तक आएगा, वह किसी वस्तु को टकटकी लगा के देखना प्रारंभ कर देता है। फिर उसके बाद उसका विकास चेहरे तक आ जाता है पूरे, तो क्या होता है वो हंसना प्रारंभ कर देता है। फिर उसका विकास उसके गर्दन तक आता है तो गर्दन को घुमाना सीख जाता है। फिर उसका विकास उसके कमर तक आता है तो वह बालक बैठना सीख जाता है। फिर उसका विकास उसके घुटनों तक जाता है तो क्या करता है घुटनों के बल चलना सीख जाता है। फिर उसका विकास उसके पैरों तक जाता है तो बालक क्या करता है खड़ा होना सीख जाता है। फिर उसका विकास जब पैरों की उंगलियों तक जाता है तो बालक क्या करता है बिना सहारे चलना और दौड़ना प्रारंभ कर देता है। और यही होता है सेफेलोकॉर्डल, सिर से पैर की ओर का विकास। जब उसके बाद हम देखते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल में, यानी कि निकट से दूर या सेंटर से बाहर की ओर जब देखते हैं, इसमें बालक का विकास इसके नाभि में पेट से प्रारंभ होता है, रीढ़ की हड्डियों से। पहले अपने रीढ़ की हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा, जब इसमें मजबूती आ जाएगी तो करवट लेना प्रारंभ कर देगा, करवट लेना सीख जाएगा। फिर उसके बाद इसका विकास जब कोहनी तक जाएगा, इसके घुटनों तक जाएगा, हाथों की कोहनी तक, तो मोड़ना सीख जाएगा हाथों को। फिर उसका विकास जब उसके हाथ की उंगलियों तक जाएगा, किसी वस्तु को पकड़ना सीख जाएगा। इस तरह से विकास सेंटर से बाहर की ओर जाता है। Is that clear? I hope your doubt is clear. If you are getting any problem, please give me a message or हाँ ओके if you want you can send me a message. ओके यार कमेंट कर सकते हो कोई अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है इसमें तो ओके। आई होप योर डाउट इज क्लियर। तो अभी हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। और हाँ इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि अब जो क्लास होने वाली है ये कंटिन्यू होगी, लगातार होगी, ये क्लास बंद नहीं होगी। आप जितना शेयर कर सकते हैं इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके सो जय हिंद।